All right, so this chapter consists of three parts: gases, liquids, and solids. So today we will discuss the gas portion. Okay. In the next class, we will discuss the liquid portion. So gases, you know that gases are the state of matter which have neither definite shape nor definite volume, and their molecules are separate, far apart from each other. So first topic we have to discuss is actually the kinetic molecular theory of gases, or KMT of gases. Kinetic molecular theory explains you about the बिहेवियर ऑफ गैसेस. ठीक है, इसी कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारे पास केएमटी के. फर्स्ट पॉइंट होता है कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फार अपार्ट होते हैं इस अदर से, एक दूसरे से, जिसकी वजह से क्या होता है उनको कंप्रेस करना इजी होता है. तो जैसे आप देखते हैं कि उसमें चूंकि डिस्टेंस ज़्यादा होता है उनके बीच में, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, तो क्या होता है कि जब उन पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो वो कंप्रेस हो जाते हैं, मतलब वो दब जाते हैं, उनका वॉल्यूम कम हो जाता है. ठीक है, तो ईजी टू कंप्रेस होते हैं जो गैसेस होते हैं. अच्छा, गैसेस के मॉलिक्यूल्स है वो कंटिन्यूस मोशन में होते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं वो, लेकिन रैंडम डायरेक्शंस में. ठीक है, और हर दो मॉलिक्यूल के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसको मीन फ्री पाथ कहते हैं. जो मॉलिक्यूल्स, थर्ड पॉइंट है कि मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं और साथ में वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी टकरा रहे होते हैं, और ये जो कोलिजन्स होते हैं परफेक्टली इलास्टिक होते हैं. परफेक्टली इलास्टिक से मुराद ये कि इसमें कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता. अच्छा, गैसेस जब वॉल ऑफ कंटेनर, गैसेस के मॉलिक्यूल जब वॉल ऑफ कंटेनर से टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तो फिर वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. ठीक है, कुछ गैसेस हमारे पास आइडियल गैसेस होती हैं जिनका वजूद दुनिया में नहीं है. आगे हम इसको डिस्कस करेंगे अबाउट आइडियल गैसेस. आइडियल गैसेस जो होती हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स नहीं होती है. ठीक है, जितने भी हमारे पास आइडियल गैसेस हैं, आइडियल गैसेस वैसे तो दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन हम आइडियल गैसेस का कॉन्सेप्ट लेते हैं कि वो गैस जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स मौजूद ना हो. ठीक है, और ये पोस्टुलेट एक फॉल्टी पोस्टुलेट कहलाता है, ये वाला पोस्टुलेट, चूंकि रियल गैसेस जो होती हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्जन फोर्स होती है. और उसके अलावा जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, गैसेस के मॉलिक्यूल्स की, वो उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. इसका मतलब जब किसी भी गैस का टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, या जब हम उसका टेम्परेचर कम करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, तो मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाते हैं, और फिर इस तरह से स्टेट चेंज होता है, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द postulates of KMT, kinetic molecular theory. If you have any question you can ask. नेक्स्ट हमारे पास जो एक टॉपिक है दैट इज डिफ्यूजन, नफूस पजीरी जिसको हम उर्दू में कहते हैं. डिफ्यूजन, द स्प्रेडिंग आउट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, या फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. गैसेस के मॉलिक्यूल्स का फैल जाना, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. जैसे आप देखते हैं अगर किसी बॉटल में आपने कुछ गैस अगर आपने फिल करके रखी है, तो क्या होता है कि अगर वो बॉटल अगर आप खोल दें तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो एटमॉस्फेयर में हर तरफ बिखर जाते हैं. यही गैस का बिखर जाना डिफ्यूजन कहलाता है. ठीक है, अच्छा, एक चीज होती है डिफ्यूजन के अलावा, डिफ्यूजन की एक स्पेशल टाइप है जिसको हम इफ्यूजन कहते हैं. इफ्यूजन और डिफ्यूजन में क्या फर्क है कि अगर बहुत छोटे से होल से अगर डिफ्यूजन हो रही है तो फिर हम उसको इफ्यूजन कहते हैं. ठीक है, ऑरिफिस से या एक स्मॉल होल से जब डिफ्यूजन होती है देन इट इज कॉल्ड इफ्यूजन. अच्छा, इसके इसी डिफ्यूजन में एक लॉ हमारे पास होता है जो स्कॉटिश साइंटिस्ट थॉमस ग्राहम ने पेश किया, जिसको हम कहते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. और ये हमें बताता है अबाउट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस, कि जो गैसेस हैं वो किस स्पीड से डिफ्यूज करती हैं, फैलती हैं. तो इसकी स्टेटमेंट क्या होती है कि जो भी गैस से गैस के डिफ्यूजन की जो स्पीड होती है वो उसके डेंसिटी या उसके मॉलिक्यूलर मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट. इसका मतलब ये होता है कि जितनी ज़्यादा भारी गैसेज होती हैं, हेवियर गैसेज होती हैं, वो स्लोअर डिफ्यूज होती हैं, और जो लाइटर गैसेज होती हैं वो फास्टर डिफ्यूज करती हैं. मैथमेटिकली हम उसको उस तरह से शो करते हैं. अच्छा, इसके बाद हमारे पास फॉर्मूले इसके पास जो आते हैं, ठीक है, तो इससे हमारे पास सेवरल फॉर्मूले आते हैं. एक तो आता है कंपैरिजन ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन, अगर आपको करना हो तो आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू अंडर रूट एम बी अपॉन एम ए. ये क्या होता है, रेसिप्रोकल में होता है, आर ए के सामने एम बी होता है, आर बी के सामने एम ए होता है. इस तरह से मॉलिक्यूलर मास के बजाय डेंसिटी की टर्म में भी कह सकते हैं कि आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू अंडर रूट डी बी अपॉन डी ए. इसी आर ए और आर बी को हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम और टाइम की सूरत में चेंज कर सकते हैं कि टी ए अपॉन टी बी मल्टीप्लाई बाई वी बी अपॉन वी ए इक्वल टू एम ए अपॉन एम बी.
ये उस सूरत में अगर आपको डिफ्यूजन के सवाल में टाइम का भी तस्करा आए, तो दैट इज हम क्या करते हैं कि इस फॉर्मूले को और ज़्यादा हम इसको एक्सपेंड करते हैं, और दैट इज टाइम और वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट इसमें हम लेकर आते हैं। और अगर दो गैसेस की बात की जा रही है जो एक ही कंटेनर में मौजूद हो, तो ये वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाता है, तो सिर्फ हो जाते हैं टी अपॉन टी बी इक्वल टू अंडर रूट एम ए अपॉन एम बी। ठीक है, अगर गैसेस सेम वेसल से फ्यूज करें तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आप याद रखें या जिसको आप लिख लें, इस फॉर्मूले को, जिसको अभी हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। एक तो फॉर्मूला ये है, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला ये आपका होगा डेंसिटी की टर्म में। चेस फॉर्मूले को इतना नहीं आता ये वी वाला, ठीक है। लास्ट वाला फॉर्मूला बस याद रखें, ठीक है। तो इस तरह से ये जो फॉर्मूला आपके पास है, तो इसको आप नो नीड टू रिमेंबर। ये एक फॉर्मूला है कंपैरिजन ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन मॉलिक्यूलर वेट की सूरत में। ये एक फॉर्मूला है कंपैरिजन ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। और थर्ड ये एक फॉर्मूला याद कर ले टाइम की सूरत में, अगर आपसे टाइम की बात की जाए न्यूमेरिकल्स के अंदर। अच्छा, इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों अगर हम देख लें, इस वाले फॉर्मूले में और इस वाले फॉर्मूले में, यहाँ देखिए आर ए के सामने एम बी है, आर बी के सामने एम ए है, रेसिप्रोकल है, बट यहाँ पर सामने सेम सेम होता है, टी ए इक्वल टू एम ए और टी बी इक्वल टू एम बी। ये ध्यान में रखना है थोड़ा इसमें, ठीक है। इस फॉर्मूले को अगर आपने लिख लिया है तो आगे हम इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं। एमसीक्यूज हैं तकरीबन कुछ एमसीक्यूज इसमें, पहले वो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं डिफ्यूजन के रिलेटेड। डिफ्यूजन टेक्स प्लेस बिकॉज, अच्छा आप मुझे आंसर बताएं कि डिफ्यूजन गैसेस में होती किस वजह से। शहरियार कह रहे हैं कि डी, ऑल ऑफ दीज। सैयद हसन ने भी कहा डी, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर वाइडली सेपरेटेड, देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेस एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर फ्री टू मूव। हाँ, इन तीनों की वजह से ही जो है वो डिफ्यूजन टेक प्लेस लेती है किसी भी गैस के अंदर। गुड, ठीक है, सारे बच्चे डी बता रहे हैं। ओके, इज द राइट आंसर। सेकंड एमसीक्यूज है द प्रोसेस इन विच अ गैस पासिस थ्रू द पोर ऑफ टीनी होल्स इन द वेसल इज कॉल्ड। ये भी आसान है। ओके, ताहा, शहरियार, शहजाद, सना, कुलसूम, शकील, मोइस, कमर, सैयद हसन, सबने बी बताया, ये फ्यूजन अभी बताया, तो दैट इज वेरी इजी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन अकर्स रैपिडली इन, फास्टेस्ट डिफ्यूजन किस इसमें होती है, स्टेट में होती है। ओके, दैट इज आल्सो एन इजी क्वेश्चन। यस, ए गैसेस, गैसेस बहुत फास्टर डिफ्यूज करते हैं बनिस्बत सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के। गुड। नेक्स्ट है कि ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये चार गैसेस हैं, ठीक है। आपको बताना है कि किस, ये करेक्ट ऑर्डर कौन सा इन चारों में से, ठीक है। इसके लिए आपको मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना पड़ेगा सबका, और आपको लोएस्ट, चूंकि असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ आना होगा। तो आप बताएं चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें। अमोनिया का जो होता है वो तो होता है दैट इज 40, वो दैट इज 617। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है दैट इज एक्चुअली 44। क्लोरीन का जो होता है दैट इज 71 और कार्बन डाइऑक्साइड का 44। सॉरी, दो बार कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरीन अगर हो तो 71, ठीक है। ओके, ज्यादातर बच्चे इसका आंसर यस, बिल्कुल यस्ताफर ऊपर आंसर वैसे बी करेक्ट है, बी इज द करेक्ट आंसर। सारे बच्चों ने बी ही बताया है, चूंकि दैट इज 17, 44, दैट इज 64 एंड 71, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच वेल विच गैस विल डिफ्यूज द फास्टेस्ट। इन चारों में से बताइए सबसे फास्टेस्ट कौन सी गैस डिफ्यूज करेगी, जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा वो फास्टेस्ट डिफ्यूज करेगी। तो शहजाद अली डी नहीं, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर, प्रोटियम। दैट इज एटॉमिक मास इसका 1 होता है, दैट इज हाइड्रोजन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको यू नीड अ पेपर एंड अ पेन टू सॉल्व इट। रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर करना है,
ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसमें we will have to use a formula. Okay, so what will be the answer? So फॉर्मूला हमारे पास लगेगा दैट इज RA ओवर RB वाला फॉर्मूला लगेगा। तो चार यार कह रहे हैं बी। देखिए अंडर रूट के अंदर याद रखिएगा हमेशा हैवी गैस ऊपर आएगी, ठीक है ना। ऊपर जो आएगा आपके पास दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस 44 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट में। और नीचे आपके आ जाएगा ऑक्सीजन गैस दैट इज 32। तो ये आपके पास हो गया दैट इज, अब ऊपर चुके यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आया, O2 यहाँ पर होगा RO2 अपॉन दैट इज R CO2। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 1.172, ठीक है। और नीचे 1 रहेगा तो दैट बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन एज वेल। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 है ग्राम फ्लोर डिफ्यूजन में कि अगर ऑक्सीजन को 5 सेकंड लगते हैं कंटेनर से फ्यूज करने में तो बताएं नाइट्रोजन गैस को कितना टाइम लगेगा उसी कंटेनर से फ्यूज करने में। ये टाइम वाला सवाल है, ठीक है। इसमें आप दो हैं दैट इज CO2 है, ऑक्सीजन है, और उसके साथ आपके पास दूसरी गैस हमारे पास है नाइट्रोजन, तो दैट इज CN2, ठीक है। यहाँ सामने जो है वो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा ऑक्सीजन गैस का दैट इज 32 अपॉन यहाँ पर नाइट्रोजन गैस का आ जाएगा दैट इज 28, और ऑक्सीजन गैस को 5 सेकंड लग रहे हैं। यहाँ से TN2 निकाल सकते हैं। शहरियार कह रहे हैं कि ए आंसर करेक्ट है, N2 निकालना है बस यहाँ पे। कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताएं कि नाइट्रोजन गैस को कितना टाइम लगेगा इस कंटेनर से फ्यूज करने में। 4.1 आई थिंक यार मेरी शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई यहाँ पर। ए होगा इसका आंसर करेक्ट है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4.1 आ रहा है आंसर। आई डोंट नो अबाउट दैट। 4.67 आ रहा है ना। ओके ओके, तो चारों ऑप्शन में करीब करीब कहीं नहीं है, तो आंसर इज समथिंग एल्स ना। ओके, इसके लगभग इसका दैट इज 4.67 होगा ये। ओके, ये आंसर, तो ये 5.4 नहीं आएगा, मतलब लगभग कह सकते हैं करीब करीब है, बट ये आंसर जो है वो सही नहीं थे इसके अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एसटीपी पर एक गैस है ए, उसकी डेंसिटी 0.09 ग्राम पर लीटर है, तो फिर गैस बी की डेंसिटी 1.43 ग्राम पर लीटर है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि ए और बी के रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपैरिजन, मतलब सेम वही करनी है, सिंपल है, लेकिन इस बार डेंसिटी की मैंने, तो सेम बस मॉलिक्यूलर वेट की जगह डेंसिटी इस्तेमाल कर लेंगे, सिंपल। तो यहाँ ऊपर हम ये सी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, तो आप फुरकान कह रहे हैं ऊपर हम यहाँ पर 1.43 रख देते हैं और नीचे यहाँ पर हम 0.09 रख देते हैं, क्लास हम निकाल लेते हैं। ये ज्यादातर बच्चे डी कह रहे हैं, ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, that's right. If you have any issue regarding any question, you can stop me so that I will explain it as well thoroughly. Okay, ninth MCQs है helium diffuse twice as fast as another gas B.
If the molecular mass of helium is 4, the molecular weight of B is, दो गैसेस है A B, ठीक है, तो A जो हीलियम जो है वो गैस B से ट्वाइस जो है वो डिफ्यूज करती है फास्टर, और मॉलिकुलर वेट हीलियम का 4 है, तो B जो दूसरी गैस B है उसका कितना होगा? इसको सोल्यूशन की जरूरत नहीं है इसका मैरिकल को मेरे नजदीक, क्यों? चूंकि भाई ट्वाइस डिफ्यूज कर रहा है ना दूसरे गैस, हीलियम गैस डिफ्यूजेस एज फास्ट एज अनदर गैस B, ठीक है, गैस B के ट्वाइस डिफ्यूज कर रहा है, तो मॉलिक्यूलर मास अगर हीलियम का 4 है तो दूसरा कितना होगा? तो इसका स्क्वायर में बढ़ेगा, तो आई थिंक बी होगा, बी या सी होगा, 16 स्क्वायर में बढ़ेगा शायद, अगर हम इसको देख लें इस तरह से, तो हम इस तरह कहते हैं कि 2r/r, इस तरह से लिख देते हैं, ये दैट इज के यहाँ पर आ जाएगा कि ये हीलियम ट्वाइस है, ठीक है, गैस पी के ट्वाइस डिफ्यूज कर रही है, तो हीलियम का 4 हो गया, ठीक है, यहाँ पर mm लगा देते हैं, r से r कैंसिल हो गया यहाँ पर, स्क्वायरिंग, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि स्क्वायर लेना पड़ेगा बोथ साइड, तो 4 इज इक्वल टू m/4, ये b नहीं होगा, दैट विल बी द c, 16 होगा, ठीक है, ये डबल नहीं होता है, स्क्वायर में बढ़ता है, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं। यस शहजाद अली, ये जी ऑप्शन तो है ही नहीं, ये इतनी दूर ऑप्शन कहाँ से चला गया? 10th एमसीक्यूज है कि 4 रबर बैलून्स हैं जिनमें फिल किया गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, 4 गैसेस फिल की गई हैं, ठीक है, मतलब 4 अलग अलग बलून्स हैं, ठीक है, 4 अलग अलग जो है वो उसमें फिल किया गया गैसेस को, बताइए कौन सी गैस सबसे पहले उससे हवा निकल जाएगी इन चारों में से? सबसे पहले कौन सी जो है वो बलून है जो कि जिसकी हवा निकल जाएगी, जिसमें दोबारा हवा भरना पड़ेगा? यस शहरयार ने कहा ए, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि चूंकि फास्टेस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन इसका होगा ना भाई, तो तेजी से इसके अंदर से जो गैस निकल जाएगी सबसे पहले, हाइड्रोजन गैस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रियल गैस और आइडियल गैस के बारे में। रियल और आइडियल गैस में फर्क क्या होता है कि दुनिया में जितनी भी गैसेस हम जो देखते हैं ना वो रियल होती हैं, और आइडियल गैसेस ये जो है वो हमारे पास रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। आइडियल मतलब ख्वाबी गैस, ख्याली गैस है ये। तो रियल गैसेस जो होती हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्जन की फोर्स होती है, जबकि आइडियल गैस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्जन नहीं होती है गैसेस के बीच में। और रियल गैसेस में गैसेस का वॉल्यूम कभी भी जीरो नहीं हो सकता रियल गैस का, क्योंकि जीरो से मुराद वो चीज वैनिश हो गई, और जब कोई चीज वैनिश हो गई मतलब वो चीज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर के खिलाफ चले गई। लेकिन आइडियल गैसेस का वॉल्यूम जीरो हो सकता है, क्योंकि एक आइडियल सी चीज है। अच्छा, रियल गैसेस जो है वो गैस लॉस को हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे, मतलब सॉरी, रियल गैसेस जो है वो यहाँ पर गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, तो दिस शुड बी हियर, तो यहाँ पर हाई के बजाय यहाँ पर लो। तो रियल गैसेस जो है वो लो टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर गैस लॉस को फॉलो नहीं करती, जबकि आइडियल गैसेस हर कंडीशन पर गैस लॉस को फॉलो करती हैं। क्योंकि लॉस का मतलब यही होता है कि जो कभी फेल ना हो, और रियल गैसेस पर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ फेल हो जाते हैं स्पेसिफिक कंडीशन पे। तो साइंटिस्ट लोगों ने आइडियल गैस के कॉन्सेप्ट को ईजाद किया ताकि उनके लॉस सही प्रूव हो सके हर टेम्परेचर और प्रेशर पर। जितनी भी गैसेस एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में वो सब रियल है, हकीकी गैसेस हैं, और जबकि अब तक दुनिया में कोई भी आइडियल गैस हम नहीं देख सके। लेकिन गैसेस नियर टू आइडियल गैस आइडेंटिटी तक पहुंच जाती हैं गैसेस। वो कैसे? मास के एतबार से। जिस गैस का एटॉमिक मास कम होता है वो उतनी ज्यादा आइडियली बिहेव करती है, और जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होता है, हेवियर गैसेस, वो उतना नॉन आइडियली बिहेव करती है। ये बात याद रखें। अच्छा, एक रियल गैस जो है वो नॉन आइडियली कब बिहेव करेगी, मतलब डेविएट कब करती है गैस लॉस से? 4 ऑप्शन है इसमें, पता अभी तो बताया थोड़ी देर पहले। किस कंडीशन पर रियल गैसेस जो है वो नॉन आइडियली बिहेव करती है, मतलब गैस लॉस को फॉलो नहीं करती, आइडियल गैस लॉस को? बड़ी गए हो तो बताएं जरा। तो अच्छा,
कुलसूम, सना, ताहा, मोइज ने बताया बी लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। यस राइट। ओके, अच्छा ये बताइए कि किसी भी गैस के लिए मैक्सिमम डेविएशन कब होगी आइडियल बिहेवियर से? इन 4 कंडीशन दी जा रही है, बताए सबसे ज्यादा नॉन आइडियली गैसेस कब बिहेव करेंगी, किस टेम्परेचर और प्रेशर पर, इन 4 में से। सेम क्वेश्चन 1 की तरह ही है, लेकिन अब न्यूमेरिकल वैल्यूज आ गई इसके अंदर। शहजाद अली का आंसर है डी, एंड दिस इज द करेक्ट। शहरियार ने भी डी कहा, इट इज द करेक्ट आंसर। चुके ये लोएस्ट टेम्परेचर है और ये हाईएस्ट प्रेशर है डी पर आपके पास, ठीक है। ओके, सना अरशद ने भी यही कहा डी, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच पेयर ऑफ गैसेस बिहेव मोर आइडियली एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ज्यादा आइडियली कौन से गैसेस बिहेव करेंगी इन चारों में से? इसमें भी फिर से आपको पता है डी हो जाएगा, क्यों? चुके जो मैंने अभी बताया था कि मॉलिक्यूलर वेट जितना कम होगा, जितना कम मॉलिक्यूलर वेट होगा तो उतनी ज्यादा जो है वो नॉन आइडियल बिहेवियर होगा गैसेस का, ठीक है। और जिसके बाद हमारे पास रियल गैस लॉज है, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, तो ये 3 गैस लॉज हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो फर्स्ट इज बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि भाई रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने गैसेस के वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में एक रिलेशन बताया था, और उसकी स्टेटमेंट ये होती है कि भाई सिंपल कि किसी भी गैस पर अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चला जाता है। मतलब अगर हम किसी भी गैस पर प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है, और प्रेशर कम कर देते हैं तो प्रेशर जब कम करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। मतलब वॉल्यूम ऑफ अ गैस और प्रेशर के बीच में एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिंक है। तो कोई भी गैस है, अगर हम उसके प्रेशर को कम करेंगे, उसमें प्रेशर रिड्यूस करेंगे, तो उससे क्या होगा, गैसेस का वॉल्यूम जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। दैट इज सिंपल बॉयल्स लॉ। तो मैथमेटिकली हम इस तरह से कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/p। तो जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो k कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसकी वैल्यू 1 होती है, k को धीरे रखेंगे तो k इक्वल टू p भी हो जाएगा। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम ये भी कह सकते हैं कि भाई प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये एक और स्टेटमेंट होती है बॉयल्स लॉ की, प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी आती है, ठीक है। ग्राफ कैसे बनेगा इसका प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, जब हम बताएंगे तो चूंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये एक कर्व बनेगा। इस कर्व को हम लोग बोलते हैं पैराबोलिक कर्व। ये पैराबोलिक कर्व उस वक्त बनेगा प्रेशर वॉल्यूम के अगेंस्ट ग्राफ बनाएंगे जब पी और वी, और पी और 1/v के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो पी और 1/v के बीच में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिंक है, तो फिर ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो सर याद रखें कि पी और वी के अगेंस्ट ग्राफ पैराबोलिक कर्व है, और पी और 1/v के बीच का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। डेरिवेशन जब हम इसी करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आता है इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, दैट इज P1V1 इज इक्वल टू P2V2। इसको हम इस्तेमाल करते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। लिमिटेशन की अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि भाई बॉयल्स लॉ जो है वो बहुत हाई प्रेशर पर रियल गैसेस के लिए अप्लाई नहीं होता, क्योंकि बहुत हाई प्रेशर पर वॉल्यूम इतना ज्यादा कम हो जाता है गैसेस का कि वो नियर इक्वल टू 0 हो जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई लिमिटेशन जो बॉयल्स लॉ की है रियल गैसेस के लिए वो एक्सट्रीम हाई प्रेशर पर है, ठीक है। एमसीक्यूज है। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ प्रेशर इज डबल्ड वॉल्यूम विल बी। प्रेशर को डबल करेंगे तो वॉल्यूम के साथ क्या होगा, इसका आंसर बताएं। ओके यस, शहरियार ने कहा बी। यस, बाकी बच्चे बी कह रहे हैं। तो मतलब प्रेशर, जाहिर सी बात है, जब डबल करेंगे प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, तो वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। एक बलून है 1 dm³ ऑफ गैस, उसमें फिल की गई है 15 atm प्रेशर पर। तो बताइए फाइनल वॉल्यूम क्या होगा जब उसका प्रेशर इंक्रीज करके हम 30 atm कर देंगे। बहुत सिंपल है, पहले 15 atm था, उसका डबल प्रेशर कर दिया तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, सिंपल। तो 1 dm³ से क्या हो जाएगा, ये दिस विल बिकम 2 dm³, 2 डेसीमीटर क्यूब। ओके, सिंपल। ये P1V1 इक्वल टू P2V2 का कॉन्सेप्ट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस जो है वो
उससे मेजर करते हैं, तो उसके मेजर करने के लिए हमारे पास जो है वो इंस्ट्रूमेंट जो होता है, तो क्या होता है, दैट इज बैरोमीटर। तो बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लॉ होता है, दैट इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ जो है वॉल्यूम और टेम्परेचर ऑफ द गैस के बीच में हमें एक रिलेशन बताता है, ठीक है। और ये कहता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसी भी गैस का अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो क्या होता है कि गैसेस के मॉलिक्यूल से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और वो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। और किसी का टेम्परेचर कम करोगे तो क्या होगा कि गैसेस जो है वो कंप्रेस हो जाएंगी, उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो दैट इज वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो V इक्वल टू के टी हो गया, के बराबर हो गया अपॉन टी के। हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रेशियो जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट क्वांटिटी होती है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, ठीक है। अच्छा, इसके जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ में हमें एक स्ट्रेट लाइन इसका मिलता है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एक पॉइंट तक जब हम पहुंचते हैं कि वॉल्यूम हम टेम्परेचर कम करते जाए तो एक ऐसे पॉइंट तक पहुंचते हैं कि जब वॉल्यूम जीरो हो जाता है गैस का। तो इस वाले हम टेम्परेचर को कहते हैं -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोलूट जीरो या एब्सोलूट टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर होता है जिसमें किसी भी गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है या वो गैस वैनिश हो जाती है, ठीक है। और ये सबसे लीस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे नीचे हम टेम्परेचर को पहुंचा नहीं सकते। और इसी टेम्परेचर से हमारा केल्विन स्केल शुरू होता है, जो सेकंड स्केल है हमारा, ठीक है। तो ये जो -273 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पर हम 0 केल्विन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 0 केल्विन कह ले या -273 डिग्री सेंटीग्रेड कह ले तो एक ही बात है। इसी को फ़ारेनहाइट में -414 डिग्री फ़ारेनहाइट भी कह सकते हैं। अच्छा देखिए, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के साथ तो डिग्री हम लगा रहे होते हैं, लेकिन हम केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगाते। इसकी क्या वजह होती है? तो डू यू नो द रीजन? साइंटिस्ट का नाम तो बच्चे सेल्सियस भी है। फ़ारेनहाइट इज आल्सो द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। तो फ़ारेनहाइट जो होता है तो वो भी तो साइंटिस्ट का ही नाम है। एनी मोर आंसर? ओके जी, हाँ, तो मैंने खुद ही जानबूझकर म्यूट किया था भाई। अच्छा, तो ये सवाल जो था इसमें कुलसुम शकील ने इसका सही आंसर आई सपोज कि उन्होंने दिया है, ठीक है। कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव शो नहीं करता। कुलसुम शकील या शहजाद अली ने भी ठीक कहा है। तो ठीक है, जो वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आती है ना, उनके साथ हम डिग्री लगाते हैं। और जो सिर्फ पॉजिटिव में वैल्यू रहती है उनके साथ हम डिग्री नहीं लगाते। जैसे केल्विन स्केल में नेगेटिव नहीं होता तो ये डिग्री नहीं लगती इसके अंदर, ठीक है। ओके, चार्ल्स लॉ में जो इसकी डेरिवेशन होती है, फॉर्मूला जो हमारे पास आता है V1/T1 इक्वल टू V2/T2, ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे एमसीक्यूज के लिए। लिमिटेशन क्या है सब जानते हैं, बहुत लो टेम्परेचर पे रियल गैसेस का जो है वो डेविएट करती हैं आइडियल बिहेवियर से। क्योंकि बहुत लो टेम्परेचर हो जाएगा तो गैसेस का वॉल्यूम जीरो हो सकता है, एब्सोल्यूट जीरो पर, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए चार्ल्स लॉ लिमिटेशन रियल गैसेस के लिए लो टेम्परेचर पर है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज है।
चार्ल्स लॉ के मुताबिक कांस्टेंट प्रेशर पर अगर टेम्परेचर डबल किया है तो वॉल्यूम के साथ क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम ओके, सी इज द करेक्ट, वो भी डबल हो जाएगा, सही, गुड। चार्ल्स लॉ कैसा प्रोसेस है ये बताएं इन चार में से। ऑलराइट, तो जो आंसर बच्चों ने दिया है इसके मुताबिक लाइक सी आंसर दिया है, ठीक है, तो नहीं, ये सी आंसर नहीं होगा। देखो आइसोकोरिक, आइसोकोरिक कोर से मुराद यहाँ पर है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम जो प्रोसेस होगा ना वो आइसोकोरिक होगा। ये शहरियार ठीक आंसर है। आइसोबैरिक, आइसो मतलब होता है सेम, तो जो आइसो जो वर्ड है, आइसो के मतलब यहाँ पर हो गया, आइसो मतलब सिंपल है कि सेम कह सकते हैं, या आइसो के मतलब हो गया आपका कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, और बार, बार से मतलब आपके पास हो जाएगा, बार से मीन से प्रेशर, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। और आइसोथर्मल, थर्म का मतलब यहाँ पर हो गया टेम्परेचर, हीट, ठीक है, टेम्परेचर, और यहाँ पर एडियाबेटिक से मुराद होता है हीट। तो जाहिर सी बात है कि जो चार्ल्स लॉ है उसमें जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पर बात होती है, तो चार्ल्स लॉ जो है वो एक आइसोबैरिक प्रोसेस है, ठीक है। बी ऑप्शन जो बच्चों ने दिया वो करेक्ट है। राइट, सो नेक्स्ट थर्ड एमसीक्यूज हमारे पास है कि एक बलून है जिसमें 2 लीटर गैस हवा फिल की गई है 100 केल्विन पर। उसके बाद उसको एक फ्रिज में रख दिया गया है जहां पर टेम्परेचर 400 केल्विन है। तो आप बताइए कि फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो सना अरशद ने भी कहा, शहरियार ने कहा ए, तो यस, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, गुड। V1/T1 इक्वल टू V2/T2, सिंपल। एब्सोलूट जीरो वो टेम्परेचर होता है जहां पर इनमें से कोई एक चीज देखी जाती है, वो क्या, बताएं? कौन सी ऑब्जर्वेशन जो है वो मिलती है एब्सोलूट टेम्परेचर पर? ये शहजाद अली ने कहा सी, मॉलिक्यूलर मोशन इन गैस वुड सीज, सही है। ये शहरियार ए, मतलब गैसेस लिक्विड नहीं बनती हैं एब्सोलूट जीरो पर, लेकिन ये जो सी ऑप्शन है दिस इज द करेक्ट वन, कि गैस की जो मॉलिक्यूलर मोशन होती है वो सीज हो जाती है, मतलब इतना ज्यादा कम टेम्परेचर हो जाता है। आपको पता है ना कि काइनेटिक एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किससे? टेम्परेचर से। टेम्परेचर ज्यादा हो, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, मोशन ज्यादा करेंगे मॉलिक्यूल। और जब हम टेम्परेचर बहुत कम करते हैं, -273 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं, तो क्या होता है कि जो गैस की काइनेटिक एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट भी रुक जाती है। तो मॉलिक्यूलर मोशन जो गैस की वो सीज हो जाती है। अच्छा, गैसेस लिक्विड नहीं बनते हैं, ठीक है, मतलब गैसेस जो है वो वैनिश हो जाते हैं। -273 से पहले ही गैस लिक्विड बन चुके होते हैं। लगभग 200, 230 डिग्री सेंटीग्रेड, 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक हर गैस जो है वो लिक्विड बन जाती है।
-273 पर तो वो सॉलिड के बाद फिर और ज्यादा वो कंडेंस होकर 0 उसके वॉल्यूम हो सकता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है कि मॉलिक्यूलर मोशन गैस का वो सीज हो जाता है। ठीक है, जब एब्सोल्यूट जीरो रीच होता है। अच्छा, वो स्केल जिसमें पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो कौन सा स्केल होता है इन चारों में से? Yes, so which will be the yes Fahrenheit scale, good, सही है, that is the Fahrenheit scale. देन एवोगाड्रोस लॉ हमारे पास होता है। एवोगाड्रो लॉ एक साइंटिस्ट है एमेडियो एवोगाड्रो, उन्होंने पेश किया था, और ये रिलेशन होता है कि किसी भी गैस के वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में या नंबर ऑफ मोल्स के बीच में। तो ये कहता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस हैं या जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस के, मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ठीक है, सिंपल। ये यही एवोगाड्रो लॉ है जो हमें ये बताता है कि एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, किसी भी गैस का जो एक मोल होता है वो 22.41 डेसीमीटर क्यूब ऑक्यूपाई करता है। ये हमें एवोगाड्रोस नंबर से ही पता लगता है। तो हमें एसटीपी पर लास्ट क्लास में भी बताया था, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एसटीपी पर जो हमारे पास एसटीपी पर जो हमारे पास वैल्यू होती है प्रेशर की, ठीक है, वो प्रेशर की वैल्यू क्या होती है? 180 एम होती है, या ये भी कह सकते हैं केमिकल यूनिट्स में बात करते हैं 180 एम होती है, या 760 टोर होती है, या इसको 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी कह सकते हैं, और इसी को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी भी हो सकता है। ये सारे के सारे ऊपर वाले केमिकल यूनिट्स हैं। फिर कुछ हमारे पास एसआई यूनिट्स होते हैं, एमकेएस यूनिट्स होते हैं, जैसे 101,300 पास्कल या 325 अगर हम कह लें, तो अगर इसको बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली हम कहें दैट इज 101,325 पास्कल। ठीक है, तो इतने पास्कल होती है, ये इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक ही बात है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल, उसके बराबर होती है। या अगर फिर हम नेक्स्ट एक और यूनिट की बात करें, दैट यूनिट इज कॉल्ड एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड की जब हम बात करें एफपीएस सिस्टम की बात, जब हम एफपीएस सिस्टम की, तो एफपीएस सिस्टम के अंदर जो है वो जो वैल्यू होती है आपके पास, तो दैट इज 14.7 पीएसआई वैल्यू होती है। ठीक है, तो 14.7 पीएसआई, पीएसआई से मुराद होती है पाउंड पर स्क्वायर इंच, सो दैट इज इन एफपीएस सिस्टम। तो ये आपको जो स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यू है एसटीपी पर, वो आपको डिफरेंट यूनिट्स में आप सबको पता होनी चाहिए कि किस यूनिट पे क्या वैल्यू होती है। अच्छा, एमसीक्यूज होते हैं एवोगाड्रोस लॉ से रिलेटेड कि एक डीएम क्यूब हाइड्रोजन गैस के एसटीपी पर उसके वेट अप्रोक्सीमेटली 0.0899 ग्राम होती है। तो एक डीएम क्यूब ऑक्सीजन गैस एसटीपी पर कितना उसका वेट होगा? Can you tell me? क्योंकि सिंपल होता है ना कि वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू 22.418 एसटीपी। अब चूंकि आपको नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 22.41। अब आपको यहाँ पर क्या बताना है? यू हैव टू फाइंड आउट द मास हियर। ठीक है, तो वॉल्यूम इनटू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 22.41। तो आप क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन गैस को गया आपका 32, इसको आप डिवाइड कर दे 22.41 से। व्हाट विल बी द आंसर? सी कह रहे हैं ये सही है दर्शन, 1.4330। आई थिंक इट इज द करेक्ट वन। ओके, ठीक है, सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है एक एसटीपी पर, एक गैस एसटीपी पर जिसमें इतने एटम्स हैं 6.0 टू 10 की 23, और वो बनाता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो कितना ऑक्यूपाई करेगा?
भाई एक डाई मतलब इसको जरा समझिए, एक गैस है जो कि डायटोमिक गैस है, ठीक है। तो एसटीपी पर उस गैस कितने एटम्स हैं, तो बताइए अगर वो डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेगा तो वो कितने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। आई थिंक देखिए इसका आंसर जो है वो ए होगा। इसकी वजह क्या होगी, तो बच्चे ज्यादातर बच्चे इसका टिक लगा देते हैं भाई के 22.4। वो कहते हैं सर कि इतने पार्टिकल्स हैं 6.0 टू 10 की पावर 23, तो इसका मतलब ये हो गया कि इतने सारे पार्टिकल हैं तो ये 1 मोल के बराबर होते, इतना इतना एरिया। अब चूंकि ये 1 मोल के बराबर है तो 1 मोल तो 22.4 डीएम क्यूब ऑक्यूपाई करता है। लेकिन यहाँ पर देखें ये इतने एटम्स की बात की जा रही है कि एक गैस है उसके इतने एटम है एसटीपी पर, और आपको पता है कि दो एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल बनता है, और गैस हमेशा मॉलिक्यूलर स्टेट में रहते हैं। तो ये इसका हाफ हो जाएगा, 6.01 10 की पावर 23 एटम्स होंगे, तो मॉलिक्यूल्स होंगे 3.01 10 की पावर 23, ठीक है। तो इसका मतलब कि हाफ मोल हो जाएंगे। अगर हाफ मोल होंगे तो दैट सी बात है वॉल्यूम भी 22.4 उनका हाफ ऑक्यूपाई करेगा, दैट इज 11.2 डीएम क्यूब, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन, जिसको हम इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं, जो तीनों गैस लॉस को जब हम कंबाइन करते हैं तो उससे फिर हम उसको बनाते हैं। तो डेरिवेशन चूंकि आप जानते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो डेरिवेशंस नहीं आती हैं, ठीक है। तो हम इसको ड्राइव नहीं करने जा रहे हैं जनरल गैस इक्वेशन को, ठीक है, वो एकेडमिक का पार्ट होता है। यहाँ पर जस्ट हम कॉन्सेप्ट्स को बनाएंगे। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी, ये हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन है। और जो एन है, जो दैट इज एन है, तो ये एन क्या है, एन को अगर हम ओपन अप कर लें मोल्स को, तो स्मॉल एम अपन कैपिटल एम आर टी इस तरह से भी कह सकते हैं। और कभी कभार हम इसी फॉर्मूले से डेंसिटी निकालते हैं। डेंसिटी सबको पता है, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। एम अपॉन वी जब एक तरफ कर लेंगे मतलब डेंसिटी तो पी एम अपॉन आर टी बच जाएगा। ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूले हैं जो जनरल गैस इक्वेशन से हम डिडक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे पी प्रेशर है जो हमेशा एटीएम में अच्छा आर की जो वैल्यू है वो नॉर्मली हम केमिस्ट्री के अंदर क्या करते हैं, आर की जो वैल्यू चैप्टर 2 में जब हम यूज करते हैं तो आर की वैल्यू हमेशा हम 0.0821 ये इस्तेमाल करते हैं, मतलब गैस कांस्टेंट की वैल्यू। तो सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम गैस की ये गैस कांस्टेंट की ये वैल्यू इस्तेमाल करेंगे तो प्रेशर हमेशा एटीएम में होगा, वॉल्यूम हमेशा डीएम क्यूब में होगा, ये लीटर में होगा। एन तो मोल है तो मोल की वैल्यू होगी, टी टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होगा, एम मास है, ठीक है, हमेशा ग्राम में होगा, कैपिटल है मॉलिक्यूलर मास एएमयू में ही होता है। और डेंसिटी जो भी आप फाइंड करेंगे इस मेथड से वो हमेशा उसकी यूनिट क्या निकलेगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब निकलेगी, ठीक है। तो ये हमें इस फॉर्मूले में डिफरेंट इसके जो है वो कांस्टेंट वैल्यूज है, जिसकी सॉरी वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल्स हमें पता होने चाहिए। अच्छा, इसी में अब हम इसको जब हम वैल्यू देखते हैं, आर की वैल्यू है 2 यूनिट्स में, हमने एकेडमिक के अंदर इसको निकालना भी सीखा है। यहाँ पर हम जस्ट वैल्यू याद रखेंगे 2 यूनिट्स में, केमिकल यूनिट्स में और एसआई सिस्टम में। केमिकल यूनिट्स में आर की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.0821, और यूनिट क्या निकल जाएगी, यूनिट के लिए आपको सिंपल इसको याद नहीं करना है, इसके लिए आप फॉर्मूला देख लो। ये फॉर्मूला चूंकि होता है दैट इज पी वी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। तो अब जब यहाँ से अगर आप आर निकाल लोगे तो आर बराबर हो जाएगा आपके पास पी वी अपॉन एन डी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो प्रेशर हो गया आपके एटीएम, और वॉल्यूम हो गया आपका डीएम क्यूब, और पर मोल और पर केल्विन हो गया, ठीक है। ऐसा सिस्टम के अंदर इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं, जब वॉल्यूम हम मीटर क्यूब में रखते हैं, प्रेशर पास्कल में रखेंगे, तो जो वैल्यू आती है 8.315 ये आती है। अच्छा, ऊपर जो आ रहा होता है दैट इज पास्कल इंटू मीटर क्यूब, इस तरह से आ रहा होता है। तो पास्कल इंटू मीटर क्यूब को हम शॉर्टकट में जूल कह देते हैं, देन मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ठीक है। तो ये 2 यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए, डायरेक्टली आपसे एमसीक्यूज में डायरेक्ट आस्क कर सकते हैं एप्टीट्यूड में कि भाई आर की वैल्यू बताइए ऐसे सिस्टम में, ये केमिकल यूनिट्स में, तो आपको पता नहीं चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फिर एमसीक्यूज इसके हैं, तो ये कैलकुलेटर की मदद से होंगे सारे एमसीक्यूज इसमें भी। कि 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, 64 ग्राम आपके पास ऑक्सीजन गैस है, और दोनों को 10 लीटर के फ्लास्क में रखा गया है इस टेम्परेचर पे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो बताइए टोटल प्रेशर कितना होगा इस मिक्सर का। तो ये जर्नल गैस इक्वेशन से इसको हम बनाएंगे, तो इसको आप सॉल्व करके मुझे आंसर बताएं। तो दैट इज पी वी इक्वल टू एन आर टी से बनेगा ये। अब यहाँ पर हमें प्रेशर बताना है, तो पी इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी हो जाएगा। वॉल्यूम तो पहले ही लीटर में है, ठीक है। आर की वैल्यू जो है वो आपको पता है दैट इज 0.0821,
टेम्परेचर जो है वो आप केल्विन में कन्वर्ट कर लोगे 200। अच्छा, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सभी जानते होंगे 273 ऐड करना पड़ेगा, ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। एन इज नंबर ऑफ मोल्स, इसके लिए क्या करना है कि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करके ऐड कर देना, तो एन आपको पता लग जाएगा। ओके, आई थिंक बी आंसर बता रहे हैं बच्चे ज्यादातर। सो आई थिंक बी विल बी द करेक्ट आंसर। यस, ओके। सेकंड एमसीक्यूज है कि 11.2 लीटर्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस के एसटीपी पर उनका वेट कितना होगा। सिंपल है, उसको आप वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 22.41 लीटर होता है तो वो 1 मोल होता है, 11.2 लीटर्स है तो मतलब वो हाफ मोल है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। हाफ मोल है तो मतलब कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो 44 ग्राम होता है, हाफ मोल जो है वो आपके पास दैट इज इक्वल टू 22 ग्राम। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो डाल्टन का पार्शियल प्रेशर का लॉ जो है वो इसमें ये देखते हैं कि एक साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, उन्होंने बताया था अबाउट एक लॉ पेश किया था पार्शियल प्रेशर का। दो तरह के प्रेशर होते हैं, एक होता है टोटल प्रेशर, एक होता है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल में जुजवी, स्मॉल पार्ट। अगर कोई भी आपके पास कंटेनर है, इफ वी हैव अ कंटेनर, तो अगर हमारे पास एक कंटेनर मौजूद है और उस कंटेनर में हमने डिफरेंट गैसेस जो है वो उसके अंदर ऐड किए हुए हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के गैसेस उसके अंदर ऐड है। तो लेट्स से कि हमने आग पर जो है वो 3 तरह के गैसेस के अंदर ऐड कर दिए, 1 2 3, ठीक है, 3 तरह के गैसेस के अंदर हमने ऐड कर दिया। अब इनमें गैसेस में से हमारे पास जो गैसेस है, लेट्स से कि एक हमारे पास इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, सेकंड हमने इसके अंदर जो गैस डाला दैट इज नाइट्रोजन गैस डाल दिया, ठीक है, तीसरा हमने जो इसके अंदर गैस डाल दी वो हीलियम गैस डाल दिया। ये 3 गैसेस हैं या मिक्सचर ऑफ गैसेस है ये, और ये नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं। नॉन रिएक्टिंग से मुराद की आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है। तो अगर हम किसी नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात करें तो क्या होगा कि इन सब का अपना अपना प्रेशर होगा, ठीक है। तो इसका अपना प्रेशर होगा जो पार्शियल प्रेशर कहलाएगा, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस PH2, इसको हम कह सकेंगे। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम, तो इसको PHE हम इसको कह सकते हैं। और यहाँ पर इसका पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का अपना पार्शियल प्रेशर होगा दैट इज PN2, ठीक है। सबके अपने अपने पार्शियल प्रेशर होंगे। टोटल प्रेशर कितना होगा इस पूरे कंटेनर का, तो डाल्टन ये कहता है कि जितने भी पार्शियल गैसेस मौजूद हैं उन सबके पार्शियल प्रेशर को आप ऐड कर दो। तीनों के प्रेशर्स को अगर आप ऐड कर दोगे तो जो आपके पास प्रेशर आएगा वो आपका टोटल प्रेशर होगा। तो यही चीज इसकी स्टेटमेंट है कि नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर ऑफ गैसेस होंगे तो टोटल प्रेशर गैसेस का जो इक्वल होगा सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ एवरी गैस के। जरूरी नहीं 3 गैस हो, ज्यादा भी गैस हो सकते हैं, P1 प्लस P2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 Pn, 10 15 20 50 जितने भी गैसेस हो सकते हैं, सारे ही गैसेस को के प्रेशर को ऐड करेंगे तो टोटल प्रेशर हमारे पास आएगा। अच्छा, अगर हमारे अच्छा ये तो फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला जो ऊपर आपको दिख रहा है, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट टोटल प्रेशर। कभी कभार आपसे पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करने कहा जाता है, तो पार्शियल प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है कि
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। वैसे आपको किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर आपका पता लग जाता है अगर आपके पास ये डाटा आपके पास मौजूद हो। ठीक है, तो दिस इज द लास्ट टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अच्छा, अब इसमें हमारे पास एप्लीकेशन क्या होती है, उसकी एक एप्लीकेशन होती है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की, कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को इस्तेमाल किया जाता है किसी भी ऐसे गैस, ड्राई गैस के प्रेशर को मालूम करने के लिए जिसको वाटर पर कलेक्ट किया जाए। तो कुछ गैसेस ऐसे होते हैं जो हम वाटर पर कलेक्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन गैस, आपने 9th स्टैंडर्ड में ऑक्सीजन गैस बनाया होगा। तो ऑक्सीजन गैस हम किस तरह से बनाते थे, वाटर के अंदर कलेक्ट करते थे ना उसको हम, कि यहाँ पे इस तरह से आपने देखा होगा कि गैस जार के अंदर हम पानी भर के रख दिया करते थे इस वाटर ट्रक के अंदर, और जब गैसेस बनती थी यहाँ से मैग्नीज डाइऑक्साइड इसके अंदर MnO2 एज अ कैटलिस्ट यूज होता था, और ऊपर से हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम फिसल फनल के थ्रू इंट्रोड्यूस करते थे। तो जब यहाँ से गैस बनती थी तो क्या होता था, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, पानी जो है वो नीचे जाया करता था, और ऊपर जो है वो इस तरह से क्या होती थी कि गैसेस, ऑक्सीजन गैस जो है वो ऊपर जमा हो जाना शुरू हो जाती थी। यहाँ पर जो ऑक्सीजन गैस इसके अंदर जो जमा होती थी, ये गैस जो है वो वेट गैस कहलाती थी। वेट गैस क्यों, चूंकि ये जो गैस होगी इसके अंदर दो तरह के प्रेशर ऐड होंगे, एक गैस का अपना प्रेशर तो हो गई, और चूंकि वाटर में कलेक्ट किया जाए तो पानी का तो अपना प्रेशर होगा। तो इसका जो भी प्रेशर आएगा वो असल में दैट इज द टोटल प्रेशर ऑफ गैस, ड्राई गैस एंड वाटर। तो इसका मतलब ये होगा कि जो मॉइस्ट गैस होती है, वेट गैस होती है, गीली गैस होती है, उसके प्रेशर में दो प्रेशर ऐड होते हैं, ड्राई गैस का प्रेशर और वाटर का प्रेशर। और अगर आपको ड्राई गैस के प्रेशर को मालूम करना तो आप क्या करेंगे, मॉइस्ट गैस में से वाटर को माइनस कर देंगे, तो फिर आपको ड्राई गैस का प्रेशर पता लग जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एक लेबोरेटरी एप्लीकेशन होती है कि किस तरह से हम ड्राई गैस के प्रेशर को मालूम करते हैं अगर से वो गैस वाटर पे कलेक्ट की जाए, ठीक है, वेट कंडीशन में। अच्छा, इसके हवाले से अगर एमसीक्यूज चेक करें तो फर्स्ट एमसीक्यूज देखें जरा, कि कंटेनर है जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, चार तरह की गैसेस मौजूद हैं। एसटीपी पर ऑक्सीजन गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो 200 टोर है, कार्बन डाइऑक्साइड का इसका 10 टोर है, वाटर वेपर का 8 टोर है। तो बताइए नाइट्रोजन का जो है वो प्रेशर कितना होगा, इसको फाइंड आउट करें, फर्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करें और आंसर बताएं। तो शहरियार ने पूछा है कि यहाँ टोटल प्रेशर दिया हुआ ही नहीं है। तो एक्चुअली यहाँ पर टोटल प्रेशर आपके पास मौजूद है, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर ये जो मौजूद आपके पास है दैट इज एसटीपी। क्योंकि एसटीपी पर गैसेस मौजूद है ना, तो एसटीपी पर है तो टोटल प्रेशर कितना हो गया, वो जो एसटीपी पर होता है दैट इज 180 या 768 हो गया। तो उस लिहाज से आप बताएं आप। कहा फुरकान ने का बी ऑप्शन।
अच्छा, यहाँ क्लास में हमें ताहा फैज़ान ने किसी ज्वाइन किया है। ताहा फैज़ान, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो क्या आप कोई न्यू स्टूडेंट हैं या फिर जो है वो नेम चेंज है? आप चैट पर बताएं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अच्छा, बी ऑप्शन है तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओके, सही है, गुड। सॉरी, इट इज नॉट अ क्वेश्चन। ओके, दैट्स इट फॉर हियर। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके सामने मैंने आपको डिस्कस किया, दैट इज द होल ऑफ द गैस पोर्शन।